हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में लीन होंगे। मैं अभय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एसपीजी पाठशाला में। आज हम लोग कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो यकीन मानिए वीडियो के अंत तक अगर बने रहे तो एक एक क्वेश्चन, चाहे वो सीरीज का हो, चाहे एनसीईआरटी का हो, चाहे वह प्रीवियस ईयर का हो, लगा लेंगे। और अगर पहले से पढ़ रखे हैं तो आपकी तैयारी में एकदम रॉकेट की स्पीड लगने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ना क्या है हमें। तो देखिए इसमें पढ़ना क्या क्या है। चैप्टर में अभाज्य गुणनखंड, एचसीएफ, एलसीएम, अपरिमेय संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना, बस इतना ही है सिलेबस में। पहले चैप्टर का जो सिलेबस है इतना ही है। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं और इसे यन से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल यन से। एक से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को, एक से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अनंत तक ऐसे ही ये जो चलती चली जाएगी उसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। इसके बाद क्या आती है? पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं और इसको डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे? डब्ल्यू से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे डैश डैश करके अनंत तक की संख्याएं। इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक संख्या, देखिए पूर्णांक संख्या क्या होती है? सॉरी, पूर्णांक, पूर्णांक संख्या कहें या पूर्णांक भी कहते हैं, केवल पूर्णांक ही। पूर्णांक को डब्ल्यू से दिखा, सॉरी, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं और इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। क्या? जेड से। माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक की संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक की संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। 3 4 डैश डैश प्लस अनंत। माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या या पूर्णांक कहते हैं। देखिए यहाँ से प्लस वाली संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या, उसमें जब जीरो जोड़ दिया गया तो ये पूर्ण संख्या हो गई। और जब जीरो के बाद कुछ माइनस वाली संख्या है, मतलब सभी माइनस वाली संख्याएं जोड़ दी गई तो वो क्या बन गया? पूर्णांक बन गया। क्या बन गया? पूर्णांक बन गया। अब अगली संख्या होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसको प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। इसको प्राइम नंबर कहते हैं इंग्लिश में। अब सुनिए, अभाज्य संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं के, जिन जिन संख्याओं के, संख्याओं के केवल, केवल दो गुणनखंड, दो गुणनखंड, दो गुणनखंड होते हैं, होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे दो, दो देखिए, दो किससे किससे कटेगा? या तो वो दो से कटेगा, दो को अगर दो से भाग देंगे तो भी एक आएगा, और दो में एक से भाग देंगे तो दो आएगा। यानी दो किससे किससे कट जाएगा? दो से और एक से। इसकी अभाज्य, इसलिए ये जो क्या है? अभाज्य संख्या है। देखिए आगे,
2 के बाद 3, 3 के भी दो ही गुणनखंड होंगे, ये दो ही संख्या से कटेगा, एक 3 से एक से। उसके बाद 5, 7, 11, 13, उसके बाद 17, 19, 19 के बाद आगे 23, ऐसे डैश डैश करके अनंत तक। देखिए ये हो गई अभाज्य संख्या। अब सह अभाज्य संख्या कुछ जान लेते हैं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो हमें चैप्टर में इंपॉर्टेंट वही हम बता रहे हैं। सह अभाज्य संख्याएं, अभाज्य सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? सॉरी, ऐसी ऐसी दी गई संख्या, दी गई संख्या, ऐसी दी गई संख्या, ऐसी दी गई संख्या जिनमें जिनमें कोई कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड ना हो, ना हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, जैसे 15, 15, 16, 15 और 16 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और दोनों की दोनों भाज्य संख्या है। तो यानी कि चाहे वो भाज्य हो चाहे अभाज्य हो, इससे नहीं मतलब है, ऐसी दो संख्याएं होनी चाहिए जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी कि उनमें वो आपस में किसी संख्या से कटे ही नहीं, एक के अलावा। या फिर जैसे दूसरी संख्या ले लेते हैं, 17, 19, दोनों की दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, फिर भी ये क्या है, सअभाज्य, यानी कि इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलेगा। तीसरा देख लेते हैं, जैसे 20, 23, एक भाज्य एक अभाज्य है, ये भी क्या एक सअभाज्य संख्याएं हैं। एक संख्या भाज्य है, एक संख्या अभाज्य है, तो ये क्या कहलाएंगे, तो भी सभाज्य संख्या कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच जो है कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। चलिए देखते हैं आगे अगली संख्याएं क्या कौन सी है। अगली संख्या है परिमेय संख्या। अगली संख्या कौन सी है? परिमेय संख्या। चलिए देखते हैं परिमेय संख्या को। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं और इसको क्यू से दिखाते हैं, कैपिटल क्यू से। देखिए लिखेंगे वह संख्या जिसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिख सके तथा Q इज इक्वल टू 0 हो, जहां P, Q सह अभाज्य पूर्णांक हो। क्या हो? सह अभाज्य
सहअभाज्य पूर्णांक हों, सहअभाज्य पूर्णांक हों। जैसे अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए जैसे 2/3, 2 और 3 जो है P/Q के रूप में भी है, Q 0 के बराबर भी नहीं है और इनके बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है। यानी कि इनमें सहअभाज्य गुण, ये जो सहअभाज्य पूर्णांक है। जैसे माइनस में 7/2, 0/1, करड़े में 25, ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। 1.257, 0.222, ये बढ़ता जा रहा है केवल 2, 0.6 पे बार लगाओ, बार का मतलब होता है वही संख्या रिपीट कर रही है, जैसे यहाँ पे आगे और कोई संख्या जैसे 0.01, 0, 1, फिर 0, 1, फिर 0, 1, ये संख्या इस तरीके से रिपीट कर रही है। ये सब संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या है। सभी संख्याओं को जैसे देखिए 7, 5, 2, 9, 10, -13, -16, -25, यानी सभी संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। पूर्णांकों को, सभी पूर्णांकों को लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बटे 1 कर देंगे, बटे 1 कर देंगे, बटे 1 कर लेंगे, हर जगह बटे 1 कर लेंगे। ये परिमेय संख्या के रूप में हो गया कि नहीं? सभी को P/Q के रूप में लिख दिए। तो ये क्या है? सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं। 0 भी परिमेय संख्या होती है, ये माइनस वाली कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है। यानी कि पूर्णांक की सारी संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। उसके बाद ये दशमलव वाली संख्याएं जो कुछ ही अंकों तक जा करके रुक जाए, वो परिमेय संख्या होती है। वो दशमलव वाली संख्या जो बार बार रिपीट करती है, वो भी परिमेय संख्या होती है। देखिए जिस पे बार लगाओ उसका मतलब होता है कि वही अंक बार बार रिपीट कर रहा है, वो परिमेय संख्या होती है। यहाँ पे देखिए 0, 1, 0, 1, 0, 1 बार बार रिपीट कर रहा है, ये इसलिए ये भी परिमेय संख्या है। चलिए अब अपरिमेय समझते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या नहीं होती वही संख्याएं क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। जिन्हें परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखते हैं वही क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। और इसको Q डैश से दिखाते हैं, Q डैश से, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे वह संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिख सके, ना लिख सके तथा Q इज इक्वल नॉट टू 0 हो, जहां P, Q सहअभाज्य पूर्णांक हो। आगे देखिए जैसे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 10। ये सब सारी की सारी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई, पाई, और ये 22/7 जो होता है, 22/7 ये एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये क्या होती है? परिमेय संख्या, जो पाई का मान माना जाता है, पर पाई का मान होता नहीं एक्चुअल में। ये एक परिमेय संख्या होती है और ये पाई क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए देखते हैं। पाई के बाद 0.1, 0.1, 0.0, 1, 0.0, 0.0, 1, ऐसे ऐसे डैश करके आगे बढ़ती जा रही है। देखिए यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 3 0, मतलब ये रिपीट नहीं कर रही है, बार बार बदल रही है। आगे 0.1, 2, 3, 7, 5, 2, ऐसे ऐसे करके क्या कर रही है? बदल रही है। देखिए ये सारी की सारी क्या कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। चलिए देखते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ जब लिखते हैं तब क्या होता है? देखिए पेपर में पूछा हुआ है, यानी कि परिमेय, परिमेय संख्या, संख्या, उसके बाद चाहे प्लस कीजिए, प्लस
या माइनस कीजिए या गुणा कीजिए या भाग कीजिए, इन सारी की सारी संक्रियाओं से परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्याओं से, किससे? अपरिमेय संख्याओं से जब परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्याओं से चाहे योग करे, चाहे अंतर करे, मतलब घटाना करे, चाहे गुणा करे, चाहे भाग करे, हमेशा वो कैसी प्राप्त होगी? अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसे एग्जाम्पल, ये पेपर में पूछा हुआ है, 2 माइनस करली में 3 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं? बिल्कुल है। 2 में से देखिए, 2 क्या है? एक परिमेय संख्या, और करली में 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो 2 में से जब ये इसे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या मिलेगी। जैसे 5 प्लस में करली में 5, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी। करली में 10 गुणे 7, यानी कि इसको लिख सकते हैं 7 करली में 10, ये भी क्या एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं हैं। या फिर कहीं पे लिखा है करली में 11 बटे में 5 लिखा है, यानी कि ये भाग की संक्रिया हो गई। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ऊपर, परिमेय संख्या नीचे। तो देखिए ये भी ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, यानी कि ये सब क्या है? एक अपरिमेय संख्याएं हैं। चलिए देखते हैं आगे। आगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? इसके बाद क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या, इसके बाद पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, और एक उसके बाद एलसीएम एचसीएफ होगा, और एक प्रमेय है जिसके बाद ये बेसिक खत्म हो जाएगा और क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। एक मिनट कैमरा चेक कर ले। सब कुछ ठीक है। चलिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है? किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकना क्या कहलाता है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो लिखेंगे किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जब क्या होंगे? इनकी घातें धनात्मक हो, मतलब एग्जाम्पल इसका देखिए, जैसे 140 का अभाज्य गुणनखंड करना हो हमें। देखिए 140 को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसका गुणनखंड कर ले तो 140 यहाँ पे देखिए 2 से कट करेंगे कई बार में 70, फिर 2 से कट करेंगे 35, फिर 2 से कट करें, 2 से नहीं होगा, अब आगे जो है 3 से करें, 3 से भी नहीं होगा, डायरेक्ट किससे किया जाए? 5 से। तो देखिए 5 से करेंगे तो 7 5 35, फिर 7 से कर दें 1 हो गया। तो इसको क्या लिख देंगे? 2 की घात 2, उसके बाद
5 की घात 1, क्योंकि 2 2 बार आया, 5 एक बार आया, फिर 7 की घात 1। अब देखिए ये एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं जिनकी घातें क्या है, धनात्मक है। यही क्या है, एक अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। चलिए अगला देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है। अगला है इसमें एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है इसमें, एचसीएफ महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या होता है इसको, अच्छा एचसीएफ को, एलसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है, यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हिंदी में क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। इसी को शॉर्ट फॉर्म में मासा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मासा। क्या कहते हैं, मासा। देखिए महत्तम समापवर्तक होता क्या है, यानी एचसीएफ होता क्या है, दी गई संख्याओं को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या कहलाती है, एचसीएफ कहलाती है। किसी भी संख्या का जब एचसीएफ निकलते हैं, मतलब मासा निकालते हैं, मासा या फिर एचसीएफ निकालते हैं, तो उनके उभयनिष्ठ गुणनखंडों का न्यूनतम घात लेते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंडों का या कि न्यूनतम मतलब कम से कम घात। देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल अगर देखें हम तो 96 और 140 का मासा गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। अब सुनिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले इसका गुणनखंड कर देंगे। 96 का 2 से कट करेंगे कई बार में, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, फिर इसको 2 से कट कर देंगे तो ये 2 बार में, ये 4 बार में, इसको 2 से कट करेंगे 12, 2 से इसको कट कर देंगे 6, फिर इसको 2 से कट कर देंगे तो ये 3, फिर 3 से कट कर देंगे तो 1। 140 का कट करेंगे तो देखिए 2 से 70 बार में, फिर 2 से कट कर देंगे तो 35 बार में, फिर अब 5 से कट होगा तो 7 बार में, अब 7 से कट कर देंगे तो 1 बार में। तो लिखेंगे क्या, 96 बराबर, देखिए 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, 2 की घाते 5 गुणे में 3 की घाते 1, क्योंकि यहाँ पे 3 एक बार आया है। और 140 को लिखेंगे, देखिए कई की घाते आई हैं, 2 की घात, मतलब 2 की कितनी घाते आई हैं, 2, तो 2 की घाते 2 और 5 की 1, उसके बाद 7 की घाते 1। देखिए तो अब यहाँ पे एचसीएफ इसका क्या होगा, एचसीएफ इसका एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखे हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात। उभयनिष्ठ क्या इसमें, उभयनिष्ठ यानी कॉमन क्या है, 2 है ना, केवल दोनों में देखिए 2 है,
तो लिखेंगे यहाँ पे 2 और उसकी न्यूनतम घात, यहाँ पे 5 घात यानी अधिकतम है, 2 घात यानी न्यूनतम है, यानी कि 2 घात। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 मतलब 4। इसका आंसर क्या होगा, 4। देखिए आगे एलसीएम क्या होता है, एलसीएम अब इसके बाद सीता देखिए एलसीएम एलसीएम लघुत्तम लघुत्तम समापवर्त्य लघुत्तम समापवर्त्य, इसको इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हिंदी में लासा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लासा। देखिए क्या होता है लघुत्तम समापवर्त यानी लासा, दी गई संख्याओं दी गई संख्याओं से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या कहलाती है, एलसीएम कहलाती है। एलसीएम कहलाती है, एलसीएम कहलाती है। उसमें अब किसी भी संख्या का जब एलसीएम निकालते हैं एलसीएम, तो उसकी सभी गुणनखंडों का अधिकतम घात लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे सभी गुणनखंडों की अधिकतम घात। इसका एग्जांपल देख लीजिए, इसका एग्जांपल जैसे इसका एग्जांपल 1 मिनट बुक से देख लें। चलिए देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, 12, 15 और 21 का गुणनखंड विधि से लासा यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए या करो। अपनी कैसे निकालेंगे, 12 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, फिर 3 से काट देंगे 1 बार में। फिर यहाँ पे 15 को 3 से काटेंगे 5 बार में, फिर 5 से काटेंगे 1 बार में। फिर 21 को 3 से काटेंगे 7 बार में, 7 से काटेंगे 1 बार में। देखिए तो 12 को क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 की घाते का 2 कई बार आया, 2 बार, तो 2 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 1। 15 को क्या लिखेंगे, 3 की घाते 1 क्योंकि 3 एक बार आया है, और 5 की घाते 1। उसके बाद 21 को लिखेंगे 3 की घाते 1 गुणे 7 की घाते 1। अब एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम देखिए अभी यहाँ पे बताएं कि सभी गुणनखंडों का अधिकतम घात, सभी गुणनखंडों की अधिकतम घात। तो सभी गुणनखंड क्या, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। लिखेंगे 2, 3, 5, 7।
सभी का अधिकतम घात लिखेंगे यहाँ पे। 2 की अधिकतम घात कितनी, 2 ही है। 3 की 1, 5 की 1, 7 की 1। देखिए 3 की 1, 5 की 1, 7 की 1। एक कई बार सभी को लिखना है। ये देखिए इसका 2 दूना 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ये देखिए 4 5 20, 3 60, 6 7 42। ये कितना हो जाएगा, 420। कितना हो जाएगा, 420। एलसीएम इसका हो गया 420। ठीक है, इसका एलसीएम। अब एक प्रमेय है बेसिक में, तो चैप्टर में एक प्रमेय है, उसे समझ ले। फिर उसके बाद जो है देखिए अपरिमेय संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए एक प्रमेय काम आएगी, जो कि अभी यहीं पे हम लोग क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। प्रमेय देखिए, प्रमेय प्रमेय क्या है, कैमरा सही चल रहा है कि ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए प्रमेय क्या है, ए एक पूर्णांक है, ए एक पूर्णांक है, लिखेंगे यदि ए पी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है तो सीताराम ए पी को भी विभाजित करेगा करेगा ए को भी पी को भी विभाजित करेगा। ये एक प्रमेय है जो कि अपरिमेय संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करने के काम आएगा। अब चलिए टॉपिक वाइज एक एक क्वेश्चन जो है क्या करते हैं, लगाते हैं, और उसके बाद वीडियो के अंत तक जो है आपको ये खुद कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि एनसीईआरटी का, ना ही सीरीज का, और ना ही पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तीनों में से कहीं से भी लगाएंगे, कहीं का भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो चलिए पहले टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर वन सुनिए। टाइप नंबर 1 में सबसे पहला क्वेश्चन 140, क्वेश्चन नंबर 1, 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए या लिखिए। अभाज्य गुणनखंड लिखिए। देखिए इसका 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, सीताराम 140, 2 से कट करेंगे 70 बार में, फिर 2 से कट करेंगे 35 बार में, फिर 5 से कट करें तो देखिए 5 से कट करेंगे तो कई बार में कट होगा, 7 बार में, फिर 7 से कट कर देंगे तो 1 बार में। यानी 140 को क्या लिखेंगे, 140 बराबर 2 की घाते 2, 5 की घाते 1, 7 की घाते 1। ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड हो गया इसके। चलिए इस टाइप नंबर 2 में दूसरे टाइप का क्वेश्चन समझते हैं। क्या दिया है दूसरे टाइप का क्वेश्चन, टाइप नंबर 1 में दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है समझते हैं। 144 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल
घातों का योगफल, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, अभी जल्दी ही पूछा था। 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का गुण योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 से कट करेंगे तो 7, यहाँ पे 2 72 बार में, फिर 2 से कट करेंगे यहाँ पे 3 बार में, यहाँ पे 6 बार में, 36 दूना 72, फिर 2 से कट करेंगे तो ये 18 दूना 36, फिर 2 से कट करेंगे 9 बार में, फिर 3 से कट करेंगे 3 बार में, फिर 3 से कट कर देंगे 1 बार में। तो देखिए 144 को क्या लिखेंगे, 144 बराबर 2 की घातें कितनी है, 2 की घातें 4 गुणे में 3 की घातें कितनी है, 2। तो घातों का योग कितना हो जाएगा, घातों का योग कितना हो जाएगा, 4 प्लस में 2, 4 प्लस में 2 यानी कि 6। चलिए टाइप नंबर 2 में चलते हैं। टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है, सेकंड टाइप क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, संख्याओं या संख्याओं 96 और 104, नहीं 404 शायद दिया था कि तब उस क्वेश्चन में जो पेपर देखे थे प्रीवियस ईयर पेपर में, 404, 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा और मासा ज्ञात कीजिए। लासा और मासा ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले 96 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे कई बार में, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 बार में, फिर 2 से कट करेंगे 2 बार या 4 बार में, फिर 2 से कट करेंगे 12, फिर 2 से कट करेंगे 6, फिर 2 से कट करेंगे 3, फिर 3 से कट कर देंगे तो 1। 404 को देखिए 2 से कट करेंगे 2 बार में 0 2, फिर 2 से कट करेंगे 1 0 1। 101 एक अभाज्य संख्या होती है तो इसको 21 काट देंगे, मतलब 101 से ही काट देंगे डायरेक्ट। तो अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, 96 बराबर, यहाँ पे 2 की घातें कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 बार आया तो 2 की घातें 5 गुणे 3 कई बार आया, 1 बार, 3 की घातें 1। उसके बाद 404 को लिखेंगे, देखिए 2 की घातें कितनी है, यहाँ पे 2 की घातें 2 गुणे 101 की घातें कितनी है, 1। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए एचसीएफ पहले, एचसीएफ में होता क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों का न्यूनतम घात। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, यहाँ पे 2 है, क्योंकि 3 और 101 तो मिल नहीं रहा है, 2 मिल रहा है। 2 की न्यूनतम घात कितनी है, 2 है यहाँ पे, तो 2 की न्यूनतम घात को 2 है, यानी कि 2 दूना 4, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। अब इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम सभी गुणनखंडों का लेंगे तो 2 है, 3 है और 101 है। 2 की घात कितनी है अधिकतम, 5 है। 3 की घात कितनी है, 1 है। 101 की घात कितनी है, 1 है। फिर 2 की 5 घात का मान कितना होगा, देखिए इधर
2 की 5 घात को हल करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, कितना होगा 32। यहाँ पे ये 32 गुणे 3 गुणे 104, देखिए गुणा कर देंगे तो यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो कितनी बार में होगा, 303 हो जाएगा, और उसमें 32 का गुणा कर देंगे, 303 गुणे 32, देखिए तो 32 तिया 96, 96 और इसका 96, तो ये क्या हो गया इसका आंसर। ये इसका लासा मासा रहा, मासा मतलब एचसीएफ, और इसका एलसीएम यानी कि लासा रहा। ठीक है, इसका आंसर हो गया। चलिए अगला सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड टाइप का सेकंड क्वेश्चन सीताराम सीताराम सीताराम। सेकंड क्वेश्चन, संख्या 26 26, संख्या 26 और 91 की लासा और मासा का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इसका अनुपात ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करें और लसामासा निकालें, फिर उसके बाद अनुपात निकालेंगे। तो 26 को कट करेंगे तो देखिए कई बार में कट होगा, 2 से कट करेंगे तो 13 दूना 26, फिर 13 से डायरेक्ट कट कर देंगे 13 एकम 13, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या होती है। फिर 91 को इसी तरीके से करेंगे, तो 7 से कट करेंगे तो 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, फिर 13 से कट कर देंगे 13 एकम 13। और देखिए 26 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 13, 2 की घाते 1, 13 की घाते 1, फिर उसके बाद 91 को क्या लिखेंगे, 7 गुणे 13, 13 की घाते 1, 7 की घाते 1। अब इसका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना है, देखिए उभयनिष्ठ क्या है 13 है, यानी कि दोनों में कितना है 13 है केवल, 13 की न्यूनतम घात कितनी 1 है, यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 13। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए सभी का गुणनखंड करेंगे तो 2 है 7 है 13 है, सभी का क्या करते हैं गुणा करते हैं, सभी गुणनखंडों का गुणा करते हैं। तो 2 की घाते कितनी अधिकतम 1 है, 7 की घाते अधिकतम कितनी 1 है, 13 की घाते अधिकतम कितनी 1 है। तो अब देखिए 2 गुणे 7 गुणे 13 गुणा कर देंगे आपस में तो कितना हो जाएगा, 13 से 91 और 2 का गुणा कर देंगे 182, कितना हो जाएगा 182। एलसीएम कितना है इसका 182। अब यहाँ पे देखिए लासा और मासा का अनुपात पूछा है, तो लासा और मासा का अनुपात निकालेंगे, लासा अनुपाते मासा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लासा कितना आया है 182, 182 अनुपात 13, देखिए अनुपात का मतलब क्या होता है, जैसे कहीं 5 अनुपाते 4 या फिर 15 लिखा है तो इसका मतलब होता है इसको बटे के रूप में, यानी 5/15, पहले वाले को ऊपर बाद वाले को नीचे लिखते हैं, यानी इसको 5 से काटेंगे कई बार में कटेगा 5, 5 3 15, ये क्या हो जाएगा 1/3। तो ठीक उसी तरीके से इसको देखिए 13 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 182 बटे में 13, 13 एकम 13, यहाँ से 6 कितना बचेगा 5, और 13 चौक के 52, तो कितनी बार में कट गया 14 बार में, और 13 एकम 13, तो यानी कि 14 अनुपात 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा
14:1। इसका अनुपात कितना है? 14:1। ये इसका क्या है? आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला तीसरा क्वेश्चन क्या है सेकंड टाइप में? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है इसी टाइप में, सेकंड वाले में ही, लासा मासा में ही। क्वेश्चन नंबर तीसरा है संख्या 2 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 4 और देखिए संख्या 2 की घाते 2, उसके बाद 5 की घाते 4 और 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 1 का मासा और लासा ज्ञात कीजिए। लासा ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। देखिए पहली संख्या क्या है? 2 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 4, ये तो पहली संख्या है। उसके बाद दूसरी संख्या क्या है? 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 1। ये देखिए बना बनाया हुआ दिया है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो इसका HCF यानी कि मासा क्या होगा? मासा HCF में क्या करते हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंडों का न्यूनतम घात लेते हैं। तो उभयनिष्ठ क्या 2 है दोनों में, और 5 भी है, गुणे 5 लिख लिए। 2 की अधिकतम घात दोनों में, न्यूनतम घात कहाँ है? यहाँ पे 2 है, 2 लिख लिए। 5 की न्यूनतम घात कितनी है? यहाँ पे 1 है, 1 लिख लिए। 2 की घात 2 करेंगे 4 होगा, अब गुणे 5 यानी कि 20। HCF इसका कितना आया? HCF आया 20। HCF बराबर 20 आ गया। कितना आ गया? HCF 20 आ गया। और LCM निकालेंगे। देखिए LCM में सभी गुणनखंडों को लेते थे। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यानी कि 2 3 5। कितने गुणनखंड है इसके? 3 3 ठो। 2 है, 3 है और 5 है। 2 की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पे 3। 3 की अधिकतम घात कितनी है? 2। 5 की अधिकतम घात कितनी है? 4। तो देखिए 2 की 3 घात कितनी हो जाएगी? 8। और उसके बाद 3 की 2 घात कितनी हो जाएगी? 9। 5 की 4 घात करेंगे तो देखिए 5 की 4 घात मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25 पचे 125 पचे 625। 625 देखिए 625 का 8 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 625 का 8 से गुणा करेंगे तो 8 छक 24, 24 और यहाँ पे 2600। कितना हो जाएगा? 2600 गुणे, सॉरी एक सेकंड 8 छक 48, 5000 होगा। कितना होगा? 5000 होगा ना। 50 और ये 2 0। देखिए गुणे में 9 करेंगे, 9 बचे 45, यानी कि 45,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45,000। ये LCM इसका हो गया। क्या हो गया? ये LCM। यही तो निकालना था हमें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा इसमें। ये था तीसरा क्वेश्चन सेकंड टाइप में। अब सेकंड टाइप में ही चौथा क्वेश्चन देखिए एक क्या है। सेकंड टाइप में ही चौथा क्वेश्चन है x माइनस 2 x प्लस 4 की घाते 2 और x माइनस 2 की घाते 2, तो ही घाते हैं। हाँ बिल्कुल 2
में का, इसमें x की घात 2 कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x प्लस 4 की घात 2 और x की घात -2 का स्क्वायर का लासा लासा और मासा ज्ञात कीजिए। देखिए तो इसमें HCF निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए अच्छा पहले लिख लेते हैं फिर उसके बाद x -2 और x प्लस में 4 है घाते 2 और दूसरी संख्या क्या है x -2 की घाते 2। HCF में क्या करते हैं, HCF में x -2 न्यूनतम घात लेते हैं, वही लिस्ट इसमें क्या है x -2 की न्यूनतम घात कितनी है, यहाँ पे 1 है, यानी कि यही क्या हो जाएगी इसका आंसर x -2। एलसीएम क्या होगा इसका, उभयनिष्ठ तो लेंगे सभी गुणनखंड लेंगे तो देखिए x -2 यहाँ भी, x -2 यहाँ भी, और यहाँ पे x प्लस 4 भी है तो x -2 और यहाँ पे x प्लस में 4, इसकी अधिकतम घातें लेंगे तो यहाँ पे x -2 की अधिकतम घात 2 है, यहाँ पे x प्लस 4 की घातें कितनी है 2 है, तो ये क्या हो गया इसका एलसीएम हो गया, ये इसका क्या हो गया एचसीएफ। ये इसका क्या है आंसर है। चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगली टाइप तीसरे टाइप का बहुविकल्पी टाइप का है। देखिए कह रहा क्वेश्चन में निम्न में से सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या पहला ऑप्शन है क्या 14, 25, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है 18, 25, एक मिनट, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन इसका क्या है 14 और 35 14, 35 और दूसरा क्या है इसका 18, 25 और तीसरा ऑप्शन है 31, 93 और चौथा ऑप्शन है 32, 92। तो यहाँ पे देखिए सभी में कुछ न कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलेगा, इसमें 7 मिलेगा, इसमें 31 मिलेगा, इसमें 32 मिलेगा, लेकिन इसमें 25 और जो 18 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा बी वाला यानी दूसरा। चलिए तीसरे चौथे टाइप का क्या क्वेश्चन पूछता है, देखिए ये तीसरे टाइप का इस तरीके से पूछ लिया। चौथे टाइप का क्या होगा क्वेश्चन, चौथे टाइप का क्वेश्चन संख्या 65, 117 का के मासा को के मासा को 65p - 117 लिखा जाए तो p का मान क्या होगा, p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आगे यानी 65 और जो है 117 का मासा जो है वो 65p - 117 लिखा गया है।
तो देखिए इस दोनों का पहले मासा निकालते हैं। 65 को कट करेंगे 5 से तो कई बार में 1 3 यानी 13 बार में। फिर 13 को 13 से कट कर दिए। 117 को 3 से कट करें तो ये कई बार में 3 बार में, और ये फिर उसके बाद 27 9 बार में। फिर 3 से कट करेंगे 1 बार में, और फिर उसके बाद 3 बार में। फिर 13 से कट कर देंगे 1 बार में। देखिए 65 को लिखेंगे क्या, 5 गुणे 13, 5 गुणे 13 दोनों की घात 1। उसके बाद 117 को क्या लिखेंगे, 3 गुणे 13, 3 की घाते 2 गुणे 13 की घाते 1। क्यों, क्योंकि 3 यहाँ पे 2 बार है। अब इसका HCF निकालेंगे। HCF कितना होगा, देखिए 13 है ना, केवल 13 है, क्योंकि वही नष्ट गुणनखंड तो यही है, और इसकी न्यूनतम घात 1 है। HCF इसका 13 है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं, HCF को 65p माइनस 117 से दिखा रहे हैं। तो यानी कि 13 बराबर 65p माइनस 117। देखिए 117 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 प्लस 117 बराबर 65p जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 130 बराबर 65p। तो p बराबर क्या हो जाएगा, 65 को इधर भेजेंगे तो 130 बटे 65 हो जाएगा ना। यानी कि क्या होगा, इसको यहाँ पे देखिए, तो p बराबर, इस 65 को इधर भेज दिए 130 बटे में 65, 65 दूना 130, यानी p का मान कितना आ जाएगा, 2। देखिए अगला क्वेश्चन अगले टाइप का। पांचवें टाइप का क्वेश्चन देखिए। पांचवें टाइप का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। टाइप नंबर 5 पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ 168 6 है, 168 है। यदि पहली संख्या यदि पहली संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन में अभी, अच्छा एक फार्मूला बताना आप लोगों को भूल गए, दो संख्याओं के लिए उनके एलसीएम और एचसीएफ में संबंध क्या होता है। तो देखिए इधर जब दो संख्या, केवल और केवल कितनी संख्या थी, वो दो संख्या है, यानी कि सबसे पहले पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के बीच जब दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ निकाले जाते हैं तो उनके बीच ये संबंध होता है, यानी उनके बीच ये फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ दिया है, पहली संख्या दिया तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, यानी इसी फार्मूले से निकाल देंगे। देखिए पहली संख्या कितना दिया है, 24। सबसे पहले फार्मूला लिखे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या क्या है, 24, और दूसरी संख्या में निकालनी है, दूसरी संख्या में क्या करनी है, निकालनी है। एलसीएम कितना दिया है, 168, और एचसीएफ कितना दिया है, 6। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर
168 गुणे 6, पूरे के बटे कितना हो जाएगा 24। देखिए इसको 6 से काट देंगे तो कई बार में कटेगा, 6 चौके 24, 4 बार में, 4 से इसको काट देंगे तो ये 4 चौके 16, 4 दूना 8, कितना आ जाएगा दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या आ जाएगी आपकी 42। कितना 42, आंसर कितना है इसका 42 है। चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें टाइप नंबर 5 में अगला क्वेश्चन टाइप नंबर 5 में अगला क्वेश्चन है आपका टाइप नंबर 5, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, दूसरा क्वेश्चन है इसका दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, टाइप नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एलसीएम, यदि एलसीएम किसका 35, 63 बराबर दिया है 315, तो HCF 35, 63 ज्ञात कीजिए। सेकेंड टाइप का ये क्वेश्चन है, मतलब सेकेंड टाइप का नहीं, टाइप नंबर 5 में सेकेंड क्वेश्चन इस टाइप का। देखिए तो यही फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या दिया है 35, तो पहले फार्मूला लिख लेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या क्या है 35 गुणे 63 बराबर एलसीएम कितना दिया है 315 गुणे एचसीएफ हमें निकालना है। ठीक है, तो इस 315 को इधर भेजेंगे तो 35 गुणे में 63 पूरे के बटे 315 बराबर एचसीएफ। तो देखिए काटेंगे इसको, कैसे कटेगा, अगर 5 से काटा जाए तो 7 5 35, ये 7 बार में कटेगा, और इसको 5 से काटे तो 6 5 30, अब 5 3 15, 63 बार में ये कटा, 63 से 63 ये कट गया, कितना बचा एचसीएफ आपका, देखिए एचसीएफ कितना बचा यहाँ पे 7 बचा है, तो यहाँ पे एचसीएफ बराबर कितना बचा है 7, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ बराबर 7। ठीक है, चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, टाइप नंबर 6। चलिए टाइप नंबर 6 जो है देखते हैं क्वेश्चन सॉरी, टाइप नंबर 6 में कौन सा क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशमलव का शेषफल कितना बचता है 7। तो देखिए 35, 56 और 91 से भाग देनी है ऐसी संख्या में, तो सबसे पहले क्या करते हैं इनका एक एलसीएम निकाल लेते हैं, क्योंकि इनसे भाग देनी है इनका एलसीएम निकालेंगे और उसमें 7 क्या कर देंगे जोड़ देंगे, वो संख्या हो जाएगी। तो देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है छोटी से छोटी संख्या, कौन सी छोटी से छोटी संख्या कहा है, तो छोटी से छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे 35 और 56, 91 तीनों का एलसीएम निकाला जाए, तो देखिए सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, 5 से कट कर दिया जाए 7 बार, 7 से कट कर दिया जाए 1 बार, फिर उसके बाद 56 को 56 यहाँ पे 2 से कट करेंगे तो कई बार में 2 8, फिर 2 से कट कर देंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, फिर 2 से कट करेंगे तो 7, फिर 7 से, फिर इसके बाद 91 का देखिए, तो इसको 7 से कट किया जाए तो 7 को 7, 7 3 21, फिर 13 से कट किया जाए 1 बार में। और देखिए सबसे पहले इसका गुणनखंड लिखेंगे तो 35 को क्या लिखेंगे 5 की घात 1 गुणे 7 की घात 1, और उसके बाद 56 को क्या लिखेंगे, देखिए 2 कितनी बार 1 2 3,
3 बार तो 3 घात गुणे 7, यहाँ पे 1 बार है तो 1 घात, और उसके बाद 91 है, 91 देखिए 7 1 बार तो 7 की घात 1 गुणे 13 1 बार है तो 13 की घात 1। अब इसका क्या कहे विभाजित करने पर, अच्छा छोटी से छोटी संख्या क्या है, तो अभी अभी बताया कि एलसीएम निकालना, तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम बराबर होगा क्या, एलसीएम बराबर सभी गुणनखंडों की अधिकतम घात, तो सभी गुणनखंड क्या है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। 2 की घात कितनी है, 3, 3 की घात कितनी है, 1 मिनट, 3 नहीं 13 है, सॉरी 13 है, चलिए 13 लिख लेते हैं, 13। उसके बाद 2 की घात अधिकतम 3 है, 13 की अधिकतम घात वही 1 ही है, 5 की अधिकतम घात 1 ही है, 7 की अधिकतम घात 1 ही है, तो इसका गुणा करते हैं तो कितना होगा, इसका 2 की 3 घात करेंगे तो 8 होगा, 8 गुणे 13 गुणे 5 गुणे 7, देखिए 8 25 40, उसके बाद 40, 13 चौक 52, अब उसमें 7 से गुणा कर देंगे, 8 25 40, 40 में फिर जो है 13 का गुणा कर देंगे तो 520, 520 गुणे में कितना बच गया, 7। अब फिर उसके बाद 7 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 का जैसे ही गुणा करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, 7 का जैसे ही गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0, 7 दूनी 14 के 4, और उसके बाद 7 पचे 35 और 1 36, ये रहा 36 40, इसका एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम, लेकिन वो कह रहा है कि शेषफल 7 बचता है, तो इसमें बस क्या कर देंगे, संख्या बराबर लिखेंगे, संख्या बराबर 36 40 प्लस 7, यानी कि संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 36 47, ये इसका आंसर है। देखिए टाइप नंबर 7 का क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए, टाइप नंबर 7, कौन सा टाइप नंबर 7, देखिए टाइप नंबर 7 का क्वेश्चन सॉरी, टाइप नंबर 7 में क्या है, पहला ही क्वेश्चन इसमें भी है, कह रहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70, 125 में भाग देने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। अब देखिए यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या का है, सॉरी बड़ी से बड़ी, टाइप नंबर 6 में छोटी से छोटी संख्या था उसमें एलसीएम निकाले थे, अब यहाँ पे देखिए बड़ी से बड़ी संख्या कहा है, यानी कि एचसीएफ निकालना होगा, लेकिन इस दोनों का एचसीएफ निकालेंगे उससे पहले क्या कर रहा है कि इसमें से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है, तो सबसे पहले इसमें से 5 और 8 घटा लेंगे, देखिए तो 70 में से 5 घटाएंगे और 125 में से 8 घटा लेंगे तो कितना बचा यहाँ पे 65, और यहाँ पे कितना बचेगा 8 5 13 7, और यहाँ पे 117, ठीक है। देखिए 65 और 117 का एचसीएफ निकाल देंगे तो 65 का गुणनखंड किया जाए, 5 से कट करेंगे तो 1, यहाँ पे 3, फिर उसके बाद 13 से काट देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 125 का निकालेंगे, 5 से कट करेंगे तो 2 बार में और यहाँ पे 5 बार में,
फिर 5 से कट करेंगे तो 5 बार में, फिर 5 से कट कर देंगे तो 1 मिनट सॉरी 117 का निकालना है, 117 का निकालना है यहाँ पे, 125 का निकालना है। देखिए 117 का निकालेंगे, 2 से कट करेंगे क्या नहीं होगा, 3 से किया जाए 3 से हो जाएगा बिल्कुल, 3 से कट करेंगे तो 3 बार में यानी कि 3 बार में, और यहाँ पे 2 बचेगा 27 9 बार में, फिर 3 से कट किया जाए 1, यहाँ पे 3, फिर 13 से यानी कि 13 से कट करेंगे तो 1 बार में। देखिए इसको लिखेंगे क्या, 65 को 5 की घात 1 एक बार है, और 13 एक बार है तो 13 की घात 1, और उसके बाद 117 को देखिए लिखेंगे, 3 दो बार है तो 3 की घात 2 गुणे 13 एक बार है तो 13 की घात 1। अब इसका एलसीएम बड़ी संख्या का है तो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ उभयनिष्ठ गुणनखंडों का न्यूनतम घात, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या दिख रहा है 13, तो यहाँ पे 13 की न्यूनतम घात 1 है, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 13, या सॉरी एचसीएफ 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 कितना हो जाएगा 13, तो एचसीएफ बराबर 13। अब देखिए 13 से 70 में भाग करेंगे तो 5 बचेगा, 125 में भाग करेंगे तो 8 बचेगा, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 13। ठीक है, चलिए टाइप नंबर 8 में चलते हैं। टाइप 8वें टाइप का क्वेश्चन देखिए, 8वें टाइप का क्वेश्चन क्या कर रहा है, जांच कीजिए, 1 मिनट। 8वें टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, जांच कीजिए प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 की घात n शून्य पर समाप्त होगी। देखिए ये हमें जांच करना है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शून्य पर समाप्त होता कौन है। शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या जैसे 100, 10, 120, 150, ये सब क्या है शून्य पर समाप्त होने वाली, यानी कि अंतिम अंक इनका क्या है शून्य है। इनका अगर देखिए इससे गुणनखंड करें तो अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो देखिए 100 का गुणनखंड अगर किया जाए तो क्या होगा, 2 से कट करेंगे 50 बार में, 2 से फिर कट करेंगे 25 बार में, फिर 5 से कट करेंगे 5 बार में, और फिर 5 से कट कर देंगे तो 1 बार में, यानी कि इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा 100 का 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2, 10 का कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा 2 गुणे 5। उसी तरीके से 120 का देखिए कर दे अगर, तो 2 से कट करेंगे 60 बार में, फिर 2 से कट कर देंगे 30 बार में, फिर 2 से कट कर देंगे 15 बार में, फिर 3 से कट करेंगे 5 बार में, फिर 5 से कट कर देंगे 1 बार में। तो देखिए 120 को क्या लिखेंगे, 2 की घात कितनी है 3 बार आया है, 2 की घात 3 गुणे में 3, फिर उसके बाद 3 की घात 1 है ना, फिर उसके बाद 5 एक बार आया तो 5 की घात 1, 3 की घात भी 1, यानी कि जितनी संख्याएं 0 पर समाप्त हो रही हैं उनके गुणनखंड में देखिए 2 आ रहा है 5 आ रहा है, 2 आ रहा है 5 आ रहा है, 2 आ रहा है 5 आ रहा है, और कोई भी संख्या है चलेगा, पर 2 और 5 अनिवार्य रूप से होंगे, क्या होंगे अनिवार्य रूप से होंगे अगर वो 0 पे समाप्त हो रही है तो चलिए इसमें बस इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे पालन करना है। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड
में 2,5 होना, यानी 2 और 5 होना अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है। तो अब देखिए 4 की घात n है, तो यहाँ पे 2 इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 की घात n, यानी कि 4 की घात n का कुछ भी n का मान कुछ भी ले लेंगे, इसका गुणनखंड कितना आएगा, हमेशा 2 ही आता जाएगा, चाहे कि कुछ भी ले लेंगे इसकी घात को। तो यहाँ पे लिखेंगे परंतु 4 की घात n में, परंतु 4 की घात n में गुणनखंड के गुणनखंड में, सॉरी, परंतु 4 की घात n के गुणनखंड में 5 नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 5 तो नहीं दिख रहा है, तो लिखेंगे परंतु 4 की घात n के गुणनखंड में 5 नहीं आता है, अतः n के किसी भी मान के लिए 4 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये था 8वें टाइप का क्वेश्चन। अब 9वें टाइप का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए 9वें टाइप का क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा सा है बहुत आसान। देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो इसको हम लिख लेते हैं। चलिए देखिए 9वें टाइप का क्वेश्चन में क्या है, 9वें टाइप का क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। कितने? 12 मिनट लगते हैं। तो वे दोनों एक ही स्थान पर, कह रहा है कि मान ले वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद में पुनः एक ही स्थान पे मिलेंगे। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, ऐसा एक वृत्ताकार पथ है जहाँ से एक ही स्थान से सोनिया और जो ये रवि चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही समय पर, तो सोनिया और ये रवि है। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, 18 मिनट, और जो है रवि को 12 मिनट लगते हैं, 12 मिनट। एक चक्कर लगाने में इसका सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो देखिए मान यहाँ पे देखिए, अगर जब रवि एक चक्कर पूरा करेगा 12 मिनट में, तो उस समय सोनिया कहाँ पे होगी, कहीं यहाँ पे तीसरी बार, मतलब यहाँ पे कहीं होगी। और फिर जब रवि जो है आगे आधा भाग पूरा कर लेगा, लगभग 1.5 पहुंचेगा, तब ये जो है क्या होगा, लगभग सोनिया एक चक्कर पूरा करेगी, यानी कि रवि आगे चलता रहेगा, सोनिया क्या होगी, पीछे पूरा करेगी। यानी रवि की चक्कर लगाने की संख्या ज्यादा हो जाएगी, सोनिया की कम होगी। तो यहाँ पे मानेंगे, माना सोनिया ने, अगर ये क्वेश्चन छोटे नंबर में आता है, छोटे नंबरों का मतलब है कि अगर 2 या नंबर में या फिर बहुविकल्प में आता है, तो इसे बहुविकल्प में वैसे नहीं आएगा इतना बड़ा क्वेश्चन,
2 नंबर में अगर 1 नंबर में आता है तो उसमें क्या कर देंगे, यहाँ पे देखिए 12 दिया और यहाँ पे 18 दिया, दोनों का एलसीएम निकालने को 22 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर 4 नंबर में आता है तो पूरा इस तरीके से डिटेल में करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे इसका आंसर। माना सोनिया ने यक्स चक्कर लगाए, चक्कर लगाए तथा रवि ने वाई चक्कर लगाए। देखिए तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में समय कितना है, वहां पे सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय वहां पे कितना है, 18 मिनट। तो यक्स चक्कर लगाने में कितना हो जाएगा, यक्स चक्कर में 18 यक्स हो जाएगा। ठीक है। रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट है। तो एक यह वाई चक्कर लगाने में कितना समय लग जाएगा, तो रवि को वाई चक्कर लगाने में कितना लग जाएगा, 12 वाई। कितना हो जाएगा, 12 वाई। तो अब आगे देखिए इसी में, अच्छा दोनों एक ही समय पे, यहाँ पे देखिए कितने, अच्छा यहाँ पे मान ले कि वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर, यानी कि वो दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और जब मिलेंगे तो समय तो एक ही होगी, क्योंकि समय तो बदलेगी नहीं। जैसे देखिए अगर 10 बजे यहाँ से चलते हैं और ये जो है यक्स चक्कर लगाती है सोनिया और रवि वाई चक्कर लगाता है और आकर के वापस से ये जो है 11 बजे मिलते हैं, तो 10 और 11 के बीच में एक घंटा हुआ गैप, 1 घंटा गैप जो है सोनिया के लिए भी होगा और 1 घंटा गैप जो है रवि के लिए भी होगा, यानी दोनों का समय क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समय दोनों का क्या होगा, बराबर, यानी कि 12 वाई बराबर 18 यक्स बराबर क्या लिख देंगे, टी। टी क्या है, ये समय है, दोनों के द्वारा बराबर होगा। तो देखिए तब लिखेंगे टी 12 18 का गुणज है, अर्थात क्या है, अर्थात एलसीएम है। क्या है, एलसीएम है। एलसीएम है तो 12 18 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 18 का एलसीएम देखिए इधर, यहाँ तो ऊपर देखें तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से कट करेंगे 6, 2 से यहाँ पे कट कर देंगे 3, फिर 3 से कट कर देंगे एक बार में, और इसके बाद 18 का कर दें तो 2 से कट करेंगे 9 बार में, 3 से कट करेंगे 3 बार में, 3 से कट करेंगे एक बार में। तो देखिए एलसीएम क्या होगा, 12 को लिखेंगे 2 की घात 2 क्योंकि 2 बार है और 3 की घात 1, 18 को लिखेंगे 2 की घात 1 और गुणे 3 की घात 2 क्योंकि 2 बार है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम लेते क्या कि सभी गुणनखंडों की अधिकतम घात, सभी गुणनखंड है क्या, 2 है और 3 है, 2 की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, और 1 की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो 2 की 2 घात यानी 4, 3 की 2 घात यानी कि 9, 9 चौके कितना हो जाएगा, 36। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 36, यानी टी बराबर कितना लिख देंगे, 36, यानी कि ये 36 मिनट बाद जो है क्या हो जाएंगे, 36 मिनट बाद वापस मिलेंगे। अगर ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट 12 और 18 का क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। अगर ये 2 या 3 नंबरों में आता है तो इस तरीके से मान के लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसे
नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए देखिए 10वें टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए करड़ी में दो एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। देखिए सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या, जितनी भी संख्या है, जैसे करड़ी में 2 दिया है, चाहे करड़ी में 3 दे दे, चाहे करड़ी में 5 दे दे, करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, इस तीनों को एकदम रट डालिएगा, ये तीनों में से कोई एक ना एक हमेशा आता ही आता है। तो देखिए सिद्ध कीजिए कि इसको अब कैसे हल करेंगे, और सबका तरीका एक ही है, चाहे 2 को करेंगे, चाहे 3 को करेंगे, चाहे 5 को करेंगे, सबका तरीका एक ही है। तो जो है एक ही तरीके से सब लगेंगे, बस अंक बदलेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक हम बताते हैं, बाकी आप लोग अपने से कर लीजिएगा सेम इसी तरीके से। देखिए यहाँ पे इसके विपरीत मानेंगे, यहाँ पे अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको विपरीत मानेंगे, मतलब लिखेंगे परिमेय संख्या। तो लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, माना करड़ी में दो एक परिमेय संख्या है, माना करड़ी में दो एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे करड़ी में दो बराबर P बटे Q। अब यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे P और Q की, लिखेंगे जहां P, Q, P, Q सहअभाज्य एक पूर्णांक है, पहले लिखिए पूर्णांक है, पूर्णांक है, फिर उसके बाद Q डज नॉट इक्वल टू 0 तथा P, Q के बीच एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। मतलब ये कहने का ये दोनों क्या होंगे, सहअभाज्य संख्या होंगी। ठीक है, बस देखिए आगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या कर दिया जाए, वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, अच्छा ये इतना जरूर लिखेंगे, कंपलसरी है, ये इतना जरूर लिखेंगे। अब इसके बाद जो है देखिए इसका दोनों का वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, यहाँ पे वर्ग कर देंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे वर्ग कर देंगे तो P स्क्वायर बटे में Q स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसको यहाँ पे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे Q स्क्वायर को यहाँ पे भेजे और 2 को इधर, तो Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे में 2, Q स्क्वायर को यहाँ भेजे, 2 को इधर भेज दे नीचे, तो Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे में 2। अब यहाँ पे माने हैं कि Q क्या एक पूर्णांक है, तो जब Q एक पूर्णांक है तो यहाँ पे देखिए 2 भी एक पूर्णांक है, और 2 यहाँ पे प्रमेय, एक पीछे प्रमेय बताए थे, अभी बेसिक में बता रहे थे, क्या बताए थे कि अगर P 2 जो है P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 2 जो है किसको भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे देखिए 2, यहाँ पे पहले इसे लिखेंगे, Q एक पूर्णांक है, Q एक पूर्णांक है, आगे जब Q एक पूर्णांक है तो 2 यहाँ पे इसको विभाजित कर रहे हैं। देखिए जैसे अभी विभाजित करते पूर्णांक क्यों लिख रहे हैं, अगर हम लिख दे 10 को 2 से विभाजित करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 5 मिलेगा। 5 भी एक पूर्णांक है, 2 भी एक पूर्णांक है। जब कोई संख्या किसी संख्या को विभाजित करती है और वो पूरा पूरा कट जाता है तो मिलता क्या हमें,
हमेशा पूर्णांक मिलता है। तो देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 2p² को विभाजित करता है, ये प्रमेय लिख रहे हैं। 2p² को विभाजित कर रहा है तो दो p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, जब p को विभाजित करेगा तो यहाँ पे देखिए p को विभाजित किया, ठीक है। अब आगे मान लेंगे, माना यहाँ पे देखिए लिखेंगे माना इसे अलग ढंग से लिखा जाए, माना p/2 बराबर r। कोई p और q के अलावा कोई और चर ले लीजिए, यहाँ पे ले लिए r, तो p बराबर क्या हो जाएगा, देखिए p बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r। बस यहाँ पे जो है इसमें यहाँ पे p के जगह पे लाकर रख दे, q² है इधर p²/2 है, यहाँ पे जैसे ही मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा q² बराबर में p² की जगह पे 2r² बटे में यहाँ पे 2। तो देखिए q² बराबर ये 4r²/2, तो इसे काट देंगे कई बार में, 2 बार में हो जाएगा, यानी कि कितना आएगा q² बराबर 2r²। ठीक है, 2r² आएगा। आगे थोड़ी सी जगह की कमी है, एडजस्ट करेंगे। देखिए इसके बाद फिर वापस से यही वाली कंडीशन हमें मिली है, तो यहाँ पे 2 को इधर लेते आए q के बटे, किसके बटे q के, तो क्या हो जाएगा r² बराबर यहाँ पे क्या बचेगा r² बराबर, देखिए 2 इसके बटे चला आएगा q²/2, q²/2, जैसे ही q²/2 हो गया तो यहाँ पे r क्या है, एक पूर्णांक है, r क्या एक पूर्णांक है, यहाँ पे लिखेंगे r एक पूर्णांक है, r एक पूर्णांक है, r एक क्या है पूर्णांक है, तो लिखेंगे q² को विभाजित करता है, जो किसको विभाजित कर रहा है q² को, 2q² को विभाजित कर रहा है तो 2q को भी विभाजित करेगा। देखिए विभाजित करेगा, और जब 2q को विभाजित कर रहा है, यहाँ पे देखिए 2p को विभाजित कर रहा था, तो जब 2p को विभाजित कर रहा है 2q को विभाजित कर रहा है, यानी कि इसका एक गुणनखंड क्या मिल गया हमें 2 मिल गया। तो लिखेंगे 2p तथा q, 2p तथा p तथा q दोनों को विभाजित कर रहा है, अर्थात इनका गुणनखंड होगा, अर्थात 2p और q का गुणनखंड है, एक मिनट, क्या है गुणनखंड है,
चलिए नीचे लिख देते हैं। दो और पी और क्यू का गुणनखंड है। जब दो पी और क्यू का क्या है, गुणनखंड है, जबकि हम यहाँ पे माने क्या थे कि पी और क्यू के बीच एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, जबकि वहां पे मिल क्या गया, दो मिल गया। तो ये तो हमारा विरोधाभास होने लगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास विरोधा यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास विरोधाभास है, यह विरोधाभास है। यह हमारी, आगे लिखेंगे, यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है, यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, किसके कारण हुआ है, गलत कल्पना के कारण हुआ है। यानी हम लोग गलत कल्पना क्या किए थे, कल्पना किए थे कि ये एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या में पी और क्यू का जो है एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं है, जबकि यहाँ पे गुणनखंड क्या मिल गया, दो इसका गुणनखंड मिल गया। जब दो इसका गुणनखंड मिल गया तो इसका हो गया क्या, विरोधाभास। ये विरोधाभास क्यों हुआ है, क्योंकि हम लोग कल्पना क्या कर लिए हैं, गलत कर लिए हैं, गलत कल्पना के कारण हुआ है। तब लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिखेंगे अर्थात, अतः की वजह अभी अर्थात करणी में दो परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अतः करणी में दो एक परिमेय अपरिमेय, अतः करणी में दो एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, 10वें टाइप में ही ये तो रहा। अच्छा, करनी में दो, करनी में तीन, करनी में पांच, सेम इसी तरीके से होगा। तो आप लोग क्या कर लीजिए, करनी में तीन, करनी में पांच को 100% प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पेपर में 100% आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसको पहले रब किया जाए। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो प्लस करनी में तीन, सिद्ध कीजिए कि, पूरा क्वेश्चन ये रहेगा, सिद्ध कीजिए कि दो प्लस करनी में तीन, सिद्ध कीजिए कि दो प्लस करनी में तीन एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए सेम ऐसे जैसे पिछले वाले में माने तो वैसे इसमें भी जस्ट उल्टा मानेंगे। इसका सॉल्यूशन माना दो प्लस करनी में तीन, दो प्लस करनी में तीन एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे, दो प्लस करनी में तीन बराबर पी बटे क्यू।
अब इसकी कंडीशन लिख लें पी और क्यू की, लिखेंगे जहां पी कामा क्यू पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं है। आगे देखिए, परिमेय संख्या को एक ही तरफ लिखेंगे, अब बाकी सभी को एक साइड भेज देंगे, तो कर्ली में 3 इधर ही रहने देंगे। कोई भी संख्या हो, इस टाइप का प्लस माइनस में कुछ भी संख्या होगी, परिमेय संख्याओं को एक तरफ कर देंगे और अपरिमेय को बस एक तरफ छोड़ेंगे। तो इसमें 2 को एक साइड भेज देंगे सभी को, तो p बटे q, 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2। यहाँ पे करली में 3 बराबर, इसका यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो गुणा हो जाएगा ना, तो p माइनस 2q पूरे के बटे q। देखिए लिखेंगे p कामा q, p कामा q पूर्णांक है। जब ये p कामा q पूर्णांक है तो पूर्णांक से बनी संख्या, भिन्न के रूप में बनी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय। लिखेंगे तो p माइनस 2q पूरे के बटे q परिमेय संख्या है, ठीक है। p माइनस 2q बटे q एक परिमेय संख्या है, तो इसके आधार पे परिमेय संख्याओं के बराबर परिमेय संख्या होनी चाहिए, यानी कि करली में 3 भी परिमेय संख्या होगी। तो लिखेंगे तो करली में 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि क्या है? असत्य है, क्योंकि करली में 3 क्या होता है? परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय। तो यहाँ पे लिखेंगे जो कि असत्य है, जो कि असत्य है, यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। यह हमारी किस कल्पना के कारण? गलत कल्पना के कारण हुआ है। आगे लिखेंगे अतः अच्छा, हम कल्पना क्या किए थे गलत, कि 2 प्लस करली में 3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये जब गलत कल्पना है तो क्या हो जाएगी यार? देखिए अतः लिखेंगे 2 प्लस करली में 3 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही करना है। और ये चैप्टर के इसे या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लीजिए। देखिए अब इसके बाद चैप्टर के सारे टाइप के क्वेश्चन हमने करा दिए। बस इतने ही टाइप के क्वेश्चन है ही है पेपर में। आपको इस चैप्टर से बस इतने ही टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। बस इस टाइप के सारे क्वेश्चन हल कर लेंगे। अभी हम जो है बाकी पेपर के या सीरीज के बाकी या प्रीवियस ईयर पेपर के जितने क्वेश्चन हैं इस टाइप के सारे हम लिख दे रहे हैं, क्योंकि हम लाए हैं। अभी लिख दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हर एक टाइप वाइज हम लिख देंगे कि ये किस टाइप से लगेगा, और उसे लगाने के बाद बस इतना जितना लिखेंगे अभी उसे और प्रैक्टिस के रूप में कर लीजिएगा। उसे करने के बाद आप खुद कॉन्फिडेंस फील करेंगे, और जो है सीरीज का चाहे एनसीईआरटी का या प्रीवियस ईयर पेपर का जब पेपर उठाएंगे तो वो देखेंगे ये तो हम लगाए हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, मतलब क्वेश्चन हम लिख देते हैं। देखिए टाइप नंबर 1 से बस 3 क्वेश्चन है। क्या? 5005 का, 96 का और 156 का गुणनखंड करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। टाइप नंबर 2 से क्या है? 2 क्वेश्चन है। अभाज्य गुणनखंड विधि से 6, 72 और 120 का मासा और लासा ज्ञात करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि से 10,530 और यहाँ पे
2520 का मासा तथा लासा ज्ञात करना है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए लिखे हमने। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम जो है अगला क्वेश्चन इस पे टाइप कर लिख देते हैं। चलिए देखिए, टाइप नंबर 5 से 5 क्वेश्चन है। क्या? दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ तथा एलसीएम 13 और 182 है। तो यदि एक पूर्णांक 26 है तो दूसरा पूर्णांक निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 156 और 26 का लासा 56 है तो मासा निकालना है। दूसरा दिया है, तीसरा क्वेश्चन है, मासा दिया 56, 35 और 49 का 7 तो लासा निकालना है इसका। चौथा क्वेश्चन है, लासा 12 और 21 का 84 दिया है तो कितना उसका निकालना है, मासा निकालना है इसका 12 और 21 का। देखिए, यदि एलसीएम जो है 132 और 288 बराबर दिया है कितना, 3168, यानी इसका एलसीएम दिया है और दोनों संख्याएं दिया है, तो इस दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम टाइप लिख देते हैं। देखिए, टाइप नंबर 7 से एक क्वेश्चन है। दूसरा टाइप नंबर 8 से है एक क्वेश्चन। फिर टाइप नंबर 10 से ये लगभग कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है। ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के रूप में कर लीजिएगा। हर एक टाइप से लिख भी दिए क्वेश्चन जो अवेलेबल था, मतलब जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे सब टाइप के दिए, और वो जिस टाइप के क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस में नहीं दिए हैं वो बस एक ही क्वेश्चन था ही, किसी ना किसी वर्ष में पूछा था। तो जितने टाइप के क्वेश्चन पूछा था पहले चैप्टर से, आज से लेकर के लगभग 20 प्रीवियस ईयर पेपरों का देखा है, तो उसमें से सारा का सारा क्या है। तो ये जो है क्या कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे, निकाल लेंगे।